नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जा रही है कक्षा 7 हमारा पर्यावरण का पाठ नंबर 8 है। मानव पर्यावरण अन्यायोन्नयन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम जानेंगे कि किस प्रकार से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को क्यों कहा जाता है और साथ ही साथ उपोष्ण प्रदेश किनको कहा जाता है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत 4 महीने के बाद आज घर आए थे। लाजमी है कि उसके चाचा घर आए थे रेणुका के, तो उसे खुश होना था। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जो रेणुका के चाचा थे वह वन्य जीव फोटोग्राफर थे। वह बहुत से यात्रा करते थे। जब रेणुका बहुत छोटी उम्र की थी तब से वह वन्य जीव एवं वनों में रुचि रखती थी, क्योंकि उसके चाचा ने उसको प्रकृति संबंधी पुस्तकों से परिचय कराया था। दूरस्थ भूमध्य या भूस्थल पर रहने वाले लोगों की तस्वीरों से वो हमेशा क्या होती थी, आकर्षित होती थी। यहाँ पर विश्व के विभिन्न भागों के लोगों की आपको चित्र दिखाई दिए रहे होंगे। आप लोग इनको इनके पहनावे से है, इनके रूप और रंग से है, साथ ही साथ आप इनके विभिन्न तौर तरीकों से समझ सकते हैं कि ये विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले हैं। कोई मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले हैं, तो कोई सूती ऊनी वस्त्र पहने हैं, तो निश्चित तौर पर पर्वतों पहाड़ों में रहने वाले हैं। तो इस सब पर हम चर्चा करते हैं। आइए, रेणुका इस तस्वीर में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। चाचा ने कहा कि भाई रेणुका, तुम इसमें बहुत सारे लोगों को देख सकते हो। कोई शुष्क रेगिस्तान से हैं, तो कोई बर्फीले प्रदेशों से हैं, तो कुछ गर्म नम वर्षा वाले वनों से हैं। वे मुझसे कितने अलग दिखते हैं। रेणुका ने कहा कि चाचा, ये तो मेरे से सब अलग दिखते हैं। रेणुका ने कहा वो देखने में, रेणुका से कहा फिर उसके चाचा ने कि भाई सॉरी, अगर वो देखने में तुमसे अलग भी हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता भी आपकी जैसी है। जैसे कि वो भी भोजन करते हैं, उनको भी कपड़े की आवश्यकता है और मकान में उन्हें भी रहना होता है, और उनकी आवश्यकता क्या है, आपके समान है। और श्रीकांत चाचा ने कहा उसके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह क्या करते होंगे, खेलते होंगे जो ये बच्चे हैं, और झगड़ते भी होंगे और साथ ही साथ मान भी जाते होंगे, समझौता कर लेते होंगे, गाते होंगे, और कभी मन करे तो नाच लेते होंगे, और घरेलू कार्यों में भी क्या करते होंगे, परिवार की मदद करते होंगे। वो प्रकृति के करीब रहते हैं और इसलिए जीवन की शुरुआत में ही वो क्या करना सीख जाते हैं, प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ते हैं एवं वनों से सामग्री एकत्रित करना भी सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9, 10 में आप लोग विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ोगे और साथ ही वहाँ के निवासियों के बारे में भी सीखेंगे। अमेजन बेसिन के विषय में हम इस अध्याय में देखेंगे। इससे पहले देखें कि जब स्पेन के अन्वेषक इस नदी की खोज की, तब सिर पर कुछ, जब अन्वेषक मतलब खोजकर्ता, जब स्पेन के लोग इस नदी में खोज करने के लिए गए थे, तो तब कुछ लोग सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास की स्कर्ट पहने हुए कुछ आदिवासी ने उन पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमणकारियों ने, जो ये आक्रमणकारी थे, इन्होंने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। जब वह खोज कर रहे थे तो उनको, जैसे पहले से अमेजोन्स की महिलाएं लड़ा करती थी, उसी प्रकार के आदिवासियों ने उन पर हमला किया। तो वही स्थिति के कारण उनका नाम क्या रख दिया, इस घाटी का नाम अमेजन रख दिया। इस नदी का नाम क्या रख दिया, अमेजन रख दिया। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र 8.2 में देखेंगे अभी। और उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ पर स्थित हैं, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच होते हैं, और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। 7 वाले जरूर याद रखेंगे। भूमध्य प्रदेश
किसे भूमध्य रेखीय प्रदेश किसे कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है और ध्यान दें कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में यह क्या करती है, अंधे महासागर तक कैसे पहुंचती हैं, इसके विषय में आप लोगों को ध्यान देना है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अगर हम नदी का मुहाना देखें तो जिस स्थान पर किसी बड़े जल राशि से मिलती है, अगर हम दो जल राशियों के मिलन या दो नदियों के मिलन की बात करें तो उसे संगम कहते हैं। जैसे समुद्र जैसे स्थल पर या कहीं फैले स्थल पर जब कोई जल राशि किसी अन्य नदी से मिलती है तो उसे नदी मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का क्या करती है, निर्माण करती हैं। यह नदी ब्राज़ील के भाग से, पेरू के कुछ भाग से, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला के कुछ छोटे भागों से क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनमें भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। आप यहाँ पर देखिए कि अमेजन बेसिन को यहाँ पर दिखाया गया है और 0 डिग्री यह लाइन है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह 10 डिग्री उत्तर में रेखा खींची गई है, जबकि यह 10 डिग्री दक्षिण में रेखा खींची गई है। अभी आप लोगों ने देखा कि 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है, मतलब जो यहाँ पर देश रहते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग देशों को देखें तो जो मुख्य देश है वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील में अधिकांश अमेजन बेसिन फैला हुआ है। साथ ही साथ जो ब्राज़ील के पड़ोसी देश हैं वहाँ पर भी यह क्षेत्र फैला हुआ है, जैसे गुयाना है, वेनेजुला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है और साथ ही साथ दक्षिण की ओर देखें तो कोलंबिया है और अर्जेंटीना इसके बहुत नीचे है। इस प्रकार से अमेजन बेसिन जो है वह फैला हुआ है। अब हमें उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र के विषय में यहाँ पर थोड़ा समझ लें, उसके बाद हम चर्चा के माध्यम से उसे समझेंगे। अब जो यह 0 डिग्री विषुवत लाइन होती है या 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसके यह लगभग जो विद्वानों ने या भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी को बांटा है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, साल भर सीधी पड़ती हैं। अब जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ पर क्या होती है, तापमान अधिक होता है। तापमान जहाँ पर अधिक होता है तो वहाँ की हवाएं हल्की हो जाती हैं और अपने साथ वह ऊपर नमी ले जाती हैं। जब वो ऊपर ठंडी हवा के साथ मिलती हैं तो वहाँ पर बादल बन जाते हैं और साथ ही वहाँ पर वर्षा होने लगती है। तब जाकर के यहाँ पर क्या होता है कि जो स्थिति रहती है वह एक तो तापमान अधिक रहता है, नंबर 2 चीज़ वर्षा भी इन क्षेत्रों में क्या रहती है, अधिक रहती है। और इसलिए इस जगह पर जो गर्मी है, तापमान है, वह ज़्यादा होने के कारण यहाँ की स्थिति कैसी रहती है, उपोष्ण स्थिति में रहती है, जबकि उष्ण स्थिति में रहती है। जबकि उपोष्ण स्थिति को देखें तो जो यह सूर्य है यह कर्क रेखा एवं मकर रेखाओं के बीच में ही लगातार घूमते रहता है। कर्क रेखा आप लोग जैसे कि जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तर में है, जबकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग यहाँ से 23.5 डिग्री होगी, क्योंकि यहाँ पर 20 डिग्री के नीचे नीचे यह होगा। इन क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंध होते हैं, मतलब यहाँ पर भी तापमान न ज़्यादा रहता है और न ही कम रहता है। आइए देखें कि क्या है अमेजन बेसिन। देखें यहाँ पर सहायक नदियों के विषय में कहा गया है, शब्दावली देख लें, उसके बाद हम अमेजन बेसिन के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। सहायक नदियाँ यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र का पानी बहाकर ले जाती हैं उसका बेसिन अथवा
जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। मतलब जिस क्षेत्र से नदी का पानी ले जाती है वह क्षेत्र उसका क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है, जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा नदी बेसिन या सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो अमेजन नदी के द्वारा बनाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट कनाडा रखता है। लेकिन एक कगार में अगर हम कहें तो चिली का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखें कि क्या है जलवायु। जलवायु के विषय में हम विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से चर्चा किए हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से समझना चाहेंगे तो उसे कक्षा 9 के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। पाठ नंबर 4 जलवायु के विषय में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। जलवायु जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म एवं नम जलवायु रहती है, गर्मी रहती है और वर्षा होती रहती है। तो यहाँ की जलवायु नम रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, मतलब पसीना निकलते रहता है। इस प्रदेश में गर्मी है तो निश्चित तौर पर पसीना निकलेगा ही। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अगर हम देखें वर्षा वनों के विषय में तो वर्षा वन इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। सघन वन कहने का मतलब है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन मतलब जो अपने पत्तियों को जो वन क्या रखते हैं, हमेशा हरे भरे रखते हैं, मतलब जिनकी पत्तियां साल भर हरी रहती हैं। क्या ये पतझड़ नहीं करते हैं? आप लोग समझ रहे होंगे पतझड़ करते हैं, लेकिन यह पतझड़ इस क्रम में करते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कब इनमें पतझड़ हुआ और कब इन्होंने अपने पत्तों को बदल लिया है। ये साल भर क्या करते हैं, हरे भरे रहते हैं। वह इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ की भूमि क्या होती है, पेड़ यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के लिए एक दूसरे से हो लगी रहती है, एक दूसरे से वृद्धि करते हैं और चौड़े पत्ते होने के कारण ऊपर से छत जैसी बन जाती है। आप लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और जिससे नीचे उनके छोटी कटली झाड़ियाँ उग जाती हैं, जिससे यहाँ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँचता है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में पनपने की क्षमता हो या नहीं, जो परजीवी पौधे के रूप में है। जैसे परजीवी पौधे के रूप में अगर हम देखें तो आर्किड है, ब्रोमीलाइड है, यह यहाँ पर क्या होते हैं, पैदा होते हैं। अमेजन के वनों की एक तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर हैं। आप लोग एक बार गूगल में सर्च जरूर करेंगे कि अमेजन के वन, आप लोग अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर काफ़ी शानदार चित्र आप लोगों को दिखाई देंगे। और साथ ही साथ अमेजन के जो वन है इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक ऑक्सीजन इन्हीं वनों से पृथ्वी को मिलता है। और वर्षा वनों में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता किन वनों में होती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता ये सघन वनों में होती है या नहीं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में होती है। टूकन, गूंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न हैं, यहाँ पाए जाते हैं अमेजन क्षेत्रों में। और प्राणियों में देखें तो यहाँ पर बंदर है, स्लाथ है, चींटी खाने वाले टैपिर हैं, और यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं।
मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोका कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं जिसे अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मतलब मगर है, सांप है, अजगर है, इनके अलावा जो एनाकोंडा है, बोआ है, ये तो क्या है, एक बड़े प्राणी हैं। इनके साथ साथ जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी असंख्य मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम मांस खाने वाले पिरान्हा मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार की जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन क्या है, असाधारण रूप में समृद्ध है। मतलब यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, ये यहाँ बताया गया है। सर्वाधिक जैव विविधता जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या सदाबहार वनों में पाई जाती है, ये आप लोग देख सकते हैं। टैपिर का चित्र दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि ब्रोमिलियाड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इस जल के पैकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आप जानते हैं, आओ करके सीखें। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन की वृत्त चित्र प्रसारित करते हैं, इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। वर्षा वन के निवासी किस प्रकार के होते हैं? जो अमेजन क्षेत्र में या इन वर्षा वनों में रहते हैं, यहाँ के वो निवासियों के विषय में हम जानेंगे। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन की कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। अब काफ़ी घने वन होते हैं और इन वनों में भी काफ़ी कठोर लकड़ियाँ होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में वनों को साफ करते हैं और अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं खेती का काम करती हैं। यहाँ के पुरुषों का मुख्य व्यवसाय अगर देखें तो वह शिकार करना एवं मछली पकड़ना है। और यहाँ की महिलाएं क्या करती हैं, फसलों पर ध्यान रखती हैं, फसलों को उगाती हैं। और क्योंकि जब मछली और शिकार नहीं मिलता है तो ऐसे में महिलाएं जो फसल उगाती हैं, टेपियोका, अनानास और शकरकंद, इनका क्या कर लेते हैं, सब्जी, साग सब्जी बना लेते हैं और परिवार का भरण पोषण करते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि कहने का मतलब है कि किसी एक स्थान को पहले काटा जाता है, फिर उसे, कर्तन का मतलब काटना, दहन का मतलब आग लगाना, फिर उस स्थान को साफ करने के बाद उन जो पेड़ पौधे काटे जाते हैं उसी स्थान पर जलाया जाता है और फिर उस स्थान पर क्या किया जाता है, खेती की जाती है, जिसे हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। इनका मुख्य आहार जो है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, मेनियोक है, जिसे करवा भी कहते हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अमेवन में रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन क्या है? अमेजन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। और काफ़ी है, मक्का है, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। क्या क्या खाते हैं ये आप लोगों ने देखा, और साथ ही साथ ये किन नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं ये भी आप लोगों ने देखा, क्योंकि ब्राज़ील को अगर देखें तो काफ़ी में वह प्रथम स्थान रखता है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ियां प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अमेजन में मलोका किसे कहा जाता है? बड़े घरों को क्या कहा जाता है? अमेजन क्षेत्रों में मलोका कहा जाता है। अब मलोका की छत कैसे होते हैं? तीव्र ढाल वाली होती है, क्योंकि लगातार यहाँ पर प्रतिदिन लगभग वर्षा होती है, जिसके कि पानी आसानी से नीचे चला जाए, इसलिए यहाँ पर तीव्र ढाल वाली छतें बनाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें अमेजन बेसों के लोगों का जो जीवन है वह धीरे धीरे बदल रहा है।
पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग था, लेकिन 1970 में अमेजन महामार्ग ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना क्या हो गया है, संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए नगर में, नए क्षेत्र में बसना पड़ा, और जहां वे पौराणिक तरीके से खेती करते रहे तो उसे क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। विकास की दौड़ में क्या हो रहे हैं, वनों को काटा जा रहा है और वह नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन के वर्षावनों का एक बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षावन के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सगर भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से अमेजन बेसिन में पहले लगभग 75% से भी ज़्यादा क्षेत्र में वन फैले थे। उसके बाद आप देखेंगे तो लगभग 30 या 33% पर वन दिखाई दे रहे हैं, और जबकि कृत्रिम विधि से यहाँ पर खेती की जा रही है, या नहीं झूम विधि से, कटान विधि से यहाँ पर कृषि की जाती थी। लेकिन अब आप देखेंगे तो जो यह कृषि भूमि थी वह नगरीकरण की दौड़ में या शहरीकरण की दौड़ में या विकास के दौड़ में यहाँ पर बंजर भूमि क्या हो गई है, जो कृषि भूमि थी वह बंजर पड़ने लग गई है, और साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि भी यहाँ पर तैयार है। और लेकिन जो वनों का क्षेत्र है वह बहुत कम यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ की अपेक्षा हम यहाँ देखें तो लगभग इसका 5वां भाग यह दिखाई दे रहा है। जहाँ यह 100 में 70% से अधिक वन इस क्षेत्र में है, तो यहाँ पर 100 में से 20% से भी कम क्षेत्र पर, या हम कह सकते हैं 10% भाग पर यहाँ वन दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से जो अमेजन के वन है वह नष्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पर दिया है कि काटन एवं दहन पद्धति से किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को क्या करता है, काटकर भूमि को साफ करता है, फिर उसको जलाता है और उसके पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, और साफ भूमि वर्षों तक क्या होती है, फसल इसमें उगाई जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस टुकड़े को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ कर दिया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में क्या होते हैं, फिर से छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इसी प्रकार मिट्टी को फिर से क्या किया जाता है, पुनः उपजाऊ बनाया जाता है। मतलब दूसरे क्षेत्र से फिर से पुराने क्षेत्र में आकर उन झाड़ और उन छोटे वृक्षों को काट करके उसी पर जलाया जाता है, जिससे कि वहाँ पर क्या हो, भूमि की उर्वरकता बने। इससे यहाँ पर इस प्रकार से कर्तन विधि से यहाँ पर कृषि की जाती है। इसी प्रकार से भारत की अगर बात करें तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन सबसे लंबा है, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। अगर हम नदी डेल्टा के बारे में कहें तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करते हैं, और यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। जो यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है यह 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के क्षेत्रों में है। क्योंकि भारत अपने आप में उत्तरी महाद्वीप में है, तो भारत का जो क्षेत्र होगा वह उत्तर में ही होगा। जो अक्षांश रेखाएं यहाँ पर होंगी वह उत्तरी गोलार्ध में ही होंगी। घाघरा और सोन, चंबल, गंडक, कोसी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, और ब्रह्मपुत्र की भी अनेक सहायक नदियाँ हैं। और नाम आप लोग देख सकते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद पर सुंदर डेल्टा वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गिरिपाद कहने का मतलब
कि जो पर्वतों के नीचे का हिस्सा है वहाँ पर सुंदर डेल्टा वन देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं गंगा ब्रह्मपुत्र, ये गंगा नदी है। गंगा नदी के यहाँ से अनेक नदियाँ क्या कर रही हैं, सहायक नदियाँ इस नदी के साथ मिल रही हैं, तो इससे गंगा नदी का बेसिन तैयार हो रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे, जबकि तिब्बत के मानसरोवर से यहाँ से असम होते हुए यह ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश तक है, और इसमें मिलने वाली नदियाँ क्या कर रही हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन बना रहे हैं। लगभग इस स्थान पर ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र क्या करती हैं, सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करते हैं। इस बेसिन की मुख्य विशेषता है कि मैदानी क्षेत्र के अनेक चाप झील यहाँ पर पाई जाती हैं। जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हैं उनके अनेक चाप झील यहाँ पर पाई जाती हैं, जहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। चाप झील, यहाँ पर चाप झील आया है। नदियाँ क्या करती हैं, कई क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में सर्पाकार अवस्थिति में बहती हैं। इस प्रकार से नदियाँ बहने लगती हैं, और कभी कभी क्या होता है कि नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं, कुछ ठोस चट्टानों को काट करके ही वह बहने लगती हैं। जैसे नदी यहाँ से बह रही थी तो नदी सीधे यहाँ से बहने लग जाती है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र कम रह जाता है और नदी यहाँ से बहने लग जाती है। लेकिन अब जो ये क्षेत्र पानी से भरा था, यहाँ पर पानी वैसे का वैसे ही रह जाता है, इसलिए इस प्रकार के झीलों को क्या कहा जाता है, चाप झील कहा जाता है। आप लोग, आशा करता हूँ कि चाप झील के विषय में समझे होंगे। और यह नदियाँ क्या करती हैं, अनेक चाप झीलों का निर्माण करते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसून के मध्य जून के मध्य से सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी तथा शीत ऋतु में यहाँ पर ठंडी होती है। भारत के मानचित्र में देखेंगे कि उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। पश्चिम बंगाल के लगभग क्षेत्रों में यह बेसिन स्थित है, और साथ ही साथ जो गंगा नदी है यह उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए आगे बांग्लादेश में जाने से पहले पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जाती हैं। तो इससे आसपास से जो नदियाँ आती हैं तो इन सारे क्षेत्रों में इसका बेसिन बनता है। जबकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत से निकलती है। चीन के अधिकार क्षेत्र में जो तिब्बत है, तिब्बत से यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसके साथ साथ यह आगे बढ़ते हुए असम में आती है। असम से आगे बांग्लादेश में जाती है। इन्हीं क्षेत्रों में ये क्या करते हैं, अपनी बेसिन बनाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखें कि ये बेसिन बनाते हैं, और बेसिन क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। अब जो बेसिन बनाते हैं वहाँ पर भी स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले स्थानों पर लोग कम बसते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों के बसने के लिए उपयुक्त जगह नहीं होती है। जबकि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग हैं। मानव प्रवास मैदानी क्षेत्रों में अधिक उपयुक्त है। मतलब मानव कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, लोग मैदानी क्षेत्रों में अधिक रहते हैं। जनसंख्या घनत्व भी मैदानों का अधिक रहता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। जिन स्थानों में फसलों को उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होती है। साथ ही साथ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, और यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है और जहाँ नदियों के द्वारा सिंचाई होती है। उगाई जाने वाली अन्य फसलें जैसे हम देखें, मक्का है, गेहूँ है, ज्वार है, चना है, बाजरा है, गन्ना है, जूट है, ये नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। और साथ ही साथ मैदानों में कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल और असम, उत्तराखंड में देखें तो चाय के बागान भी यहाँ पर मिलते हैं। बिहार एवं असम में हम देखें तो सिल्क के कीड़ों
का भी यहाँ पर संवर्धन किया जाता है, इनका उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पहाड़ियों पर वेदिकाओं की फसलें उगाई जाती हैं। वेदिका फसल क्या होती हैं, आप लोग इस चित्र के माध्यम से अभी हम आगे देखेंगे, चित्र के माध्यम से कि वेदिका फसल क्या होती हैं। जब पहाड़ों को काटा जाता है, पहाड़ों में पानी रोका जाता है, सीढ़ी नुमा खेत जब बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, वेदिका फसल कहा जाता है। इस प्रकार के खेत बनाए जाते हैं पानी को रोकने के लिए एवं फसल उगाने के लिए, तो ये वेदिका कृषि कहलाती है। आप लोग देख सकते हैं वेदिका का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल स्थल बनाकर कृषि के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। मान लो ये एक पहाड़ था, ढलान थी, यहाँ पर बीच बीच में लोगों ने खोद करके क्या बना लिए, यहाँ पर खेत बना लिए हैं जिससे कि पानी भी तीव्र गति से न जाए और यहाँ पर उनके द्वारा फसल उगाई जाए। आप लोग अगर पर्वतीय क्षेत्र के हैं तो उत्तराखंड वाले लोग आराम से समझ सकते हैं और शहरी लोग इनको समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। आइए उससे पहले हम देखें कि इन क्षेत्रों के विषय में हम जो चर्चा कर रहे थे कि बंगाल, यहाँ पर हम पहुँचे थे कि पर्वतों की पहाड़ियों पर वेदिका फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियाँ भी विभिन्नता पाई जाती हैं, मतलब भू आकृति के अनुसार ही वनस्पति भी उगती हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग पेड़ पौधे उगते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानों में अगर हम देखें तो सागवान है, खासू है, पीपल है, के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। गंगा के डेल्टा में अगर हम देखें तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में हम ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे उदाहरण के लिए उत्तराखंड में 1 वर्ग किलोमीटर में 189 लोग रहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 1029 लोग रहते हैं, जबकि बिहार में 1102 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। 1 वर्ग किलोमीटर में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लोग रहते हैं। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहें भारत का तो वह बिहार का है। राज्यों की बात करें अगर भारत का जनसंख्या घनत्व कहें तो वह 382 प्रति किलोमीटर पर रहते हैं भारत में लोग। धान की कृषि आप लोगों को इस ओर दिखाई दे रही है और साथ ही साथ असम के चाय बागानों का चित्र यहाँ पर दिया गया है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं और एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। असम में जो कांजीरंगा पार्क है वहाँ एक सींग वाला गैंडा मुख्य रूप से पाया जाता है। और डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू है, कतला है, हिल्सा है। मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछलियां एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का क्या है, मुख्य आहार है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ नदी का पानी साफ रहता है और साफ रहने के कारण यहाँ पर गंगा डॉल्फिन दिखाई देती है और यहाँ के लोग चावल और मछली का जो उत्पादन करते हैं, इसलिए इनका मुख्य भोजन क्या है, चावल एवं मछली है। एक सींग वाला गैंडा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मगरमच्छ को यहाँ पर देख सकते हैं। वेदिका कृषि के विषय में हम
पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में एक गंगा डॉल्फिन दिखाई गई है, डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। आप लोगों से पूछा जाता है कि डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। स्थानीय भाषा में डॉल्फिन को सुसु कहते हैं। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी ने इन प्रजातियों को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। मतलब जब जल साफ रहता है तभी ये गंगा डॉल्फिन जैसे जीव पनपते हैं, दिखाई देते हैं। अगर जल गंदा रहता है, जो रासायनिक उद्योगों से जो प्रदूषण जाता है इन नदियों में, ऐसे जीवों के लिए वो क्या हैं, काफ़ी घातक सिद्ध हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर विनोद एक मछुआरा है, एक कहानी के तौर पर बताया है कि किस प्रकार से वह गांव में रहता है। आज एक वह प्रसन्न व्यक्ति है क्योंकि उसने मछलियों की विभिन्न क्या कर दिए हैं, विभिन्न प्रजातियों को पालने लगा है। और साथ में उसके जो साथी हैं रविंद्र, किशोर, राजीव, वह भी क्या करते हैं, मौन एवं चाप झील को साफ किया उन लोगों ने। अभी हमने देखा था चाप झील किस प्रकार से बनते हैं। चाप झील और उन लोगों ने क्या किया, साफ किया और वहाँ पर मछलियों का उत्पादन किया। और मछलियों को वह क्या करते हैं, जो मछलियाँ उगाते हैं उसी से अपनी दिनचर्या चलाते हैं। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जैसे बेलिनेरिया है, हाइड्रिया है, मछलियों को भोजन बनाते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वहाँ जमीन पर धान है, मक्का है, दलहन है, ये फसलें बोई जाती हैं। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ उन्हें मिल जाती हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेचते हैं। यह समुद्री प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहते हैं और जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मत्स्य पालन कर सकते हैं। एक प्रदूषित झील है और इससे पहले एक स्वच्छ झील यहाँ पर दिखाया गया था और किस प्रकार से वहाँ पर मछली उत्पादन किया जा रहा है वो बताया गया था। यहाँ पर गंगा नदी के तट पर वाराणसी शहर को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित के प्रयासों में तेजी के लिए भारत में प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ कब किया, 2 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद देखें, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े बड़े शहर और कस्बे हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे शहर 10 लाखों से भी अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर हैं। जैसे कि लखनऊ यहाँ पर गंगा नदी के बजाय गोमती नदी के तट पर है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि गंगा के बेसिन के तट पर ये सारी नदियाँ हैं। जैसे गोमती नदी आई वह कहीं न कहीं गंगा नदी में मिल जाती है। और जैसे कि लखनऊ में 10 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं जो वो कूड़ा करकट करते हैं या जो वहाँ के उद्योगों से वहाँ पर नदी में गंदगी आती है वो किसी न किसी रूप में गंगा नदी पर आ जाती है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि शहरों में यहाँ जो स्थित उद्योग हैं उसका गंदा पानी नदियों में आ जाता है, जिससे नदियाँ क्या हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं। बेसिन में यातायात को सुव्यवस्थित तंत्र उपस्थित है। मतलब बेसिन में यातायात के लिए क्या है, सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित किए गए हैं। इसके इलाकों के लोग सड़क मार्गों, रेल मार्गों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। मतलब यहाँ जलमार्ग से भी लोग यातायात करते हैं। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। पतन मतलब एक छोटा बंदरगाह है हुगली नदी कोलकाता पर, और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं।
पर्यटन इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमाम बाड़ा, असम का कांजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। आप लोगों से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आगरा किस शहर के तट पर है। आगरा यमुना नदी के तट पर है या ताजमहल की नदियों के तट पर है। ताजमहल यमुना नदी के तट पर है। या इलाहाबाद किस नदी के तट पर है। इलाहाबाद गंगा नदी के तट पर है। या गंगा एवं यमुना का संगम कहाँ होता है। इलाहाबाद में होता है, जिसे प्रयागराज भी कहते हैं। इमाम बाड़ा कहाँ है। इमाम बाड़ा लखनऊ में है। या बौद्ध स्तूप कहाँ है। बिहार में है। कांचीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है। असम में है। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार से इस पाठ के अंत में मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य में एक बाघ को दिखाया गया है। और इस प्रकार से हमारी इस पाठ पर चर्चा हुई। अगर आप लोगों को यह चर्चा अच्छी लगी तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ इस चर्चा को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।